जय हिंद साथियों, तो फिर से आप सभी के सामने जीके जीएस के टॉप 50 प्रश्नों को लेकर के आपके सामने उपस्थित हो गया हूं और ये आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए एकदम रामबाण साबित होने वाला है। तो जो भी हम यहाँ पे प्रश्न देखने वाले हैं वो सभी के सभी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में 50 से भी अधिक बार जो कि पूछे गए हैं। तो आइए इसको देखते हैं और बहुत आसान तरीके से क्लियर करेंगे। और ये सभी के सभी जो होंगे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, यानी किसी न किसी एग्जाम में ही पूछे गए होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं और आसानी से क्लियर करेंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो अभी आप यूपीपी या फिर आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए तो एकदम रामबाण साबित होने वाला है। इससे आपको 100% मैं बता रहा हूं, इससे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में एकदम फंसने वाले हैं। तो आइए देखते हैं और बहुत ही आसान तरीके से इसको क्लियर करेंगे। और जो भी आपको प्रश्न इसमें आए आप इसमें बताते चलिएगा। इसके पहले भी हमने यहाँ पे 3 वीडियोज में जो कि ऐसे ही 50 प्रश्नों की श्रृंखला को हमने बताया है, तो आप उसको जोर से देख लीजिएगा, आपको वो भी जो प्रश्न होंगे वहां पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे जो कि आपके एग्जाम में 50 से भी अधिक बार पूछे गए होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिया गया है कि समक्का जो सरलम्मा यात्रा है वो किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 50 से भी अधिक बार यहाँ पे पूछा होगा आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए समक्का सरलम्मा जो है वो यात्रा किस राज्य में मनाया जाता है। आपको अगर आए तो आप कमेंट में जरूर से बताते रहिएगा। ठीक है, तो बताइए इसमें समक्का सरलम्मा जो यात्रा है वो किस राज्य में मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये उड़ीसा का यहाँ पे त्योहार है। ठीक है, समक्का सरलम्मा जो है वो उड़ीसा का हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और ये आपके आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और देखिए हम लास्ट में यहाँ पे 5 जो कि करंट अफेयर्स के भी प्रश्नों को देखते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत ही रामबाण जो कि साबित होने वाले हैं। ठीक है, और जो प्रश्न मैं आपको लास्ट में यहाँ पे 5 जो कि प्रश्न को बताता हूँ वो आपके करंट अफेयर्स के होते हैं और वो आपके लिए एकदम अगर आप आने वाली परीक्षा का देने वाले हैं, ठीक है, चाहे वो यूपीपी का दीजिए, चाहे वो आरपीएफ कांस्टेबल हो, चाहे एसएससी कोई भी एग्जाम दीजिए, आपका वो करंट अफेयर्स जो होंगे वो रामबाण साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो सेकंड प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिए गए। सेकंड में भाई पूछा गया है कि थंगका जो है वो निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय यहाँ पे शैली है। ठीक है, ये भी भाई अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा गया है कि थंगका जो है वो निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय शैली है, वो आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, थंगका जो है वो सिक्किम का है। ठीक है, और ये एग्जाम में पूछा गया अभी हाल ही में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने दिए गए कि भारत की जो संविधान सभा है उसके जो संघ समिति है उसके अध्यक्ष भाई कौन थे। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, संघ समिति बोल दे या फिर संविधान समिति बोल दे। ठीक है, संघ समिति बोल दे या फिर संविधान समिति बोल दे, दोनों आप यहाँ पे दे सकता है। संघ समिति के अध्यक्ष भाई कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो जवाहरलाल नेहरू जो थे, ठीक है, वो संघ समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो संघ समिति के अध्यक्ष थे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने दिए गए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो शिमला समझौता है वो किस वर्ष हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में 100% एकदम छपने वाला प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो शिमला समझौता हुआ था ये आपको हमें बताना है। तो ध्यान रखिएगा 1972 में यहाँ पे शिमला समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, तो दोनों प्रश्न आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, अगला प्रश्न आपके सामने दिए गए कि 5वां प्रश्न है कि वाई आई एम एथिस्ट। ठीक है, वाई आई एम एथिस्ट जो है वो किसकी रचना है। तो ध्यान रखना है, वाई आई एम एथिस्ट जो है वो किसकी रचना है भाई, बताना है आपको। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, भगत सिंह की यहाँ पे वाई आई एम एथिस्ट। ठीक है, वाई आई एम एथिस्ट हो जाएगी, वो भगत सिंह के यहाँ पे रचना यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने दिए गए कि सती प्रथा का प्रथम जो साक्ष्य है वो किस अभिलेख में मिलता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए आपने सुना होगा भाई सती प्रथा का अंत हुआ है। ठीक है, सती प्रथा को किसने समाप्त किया, ये सब तो आप सभी जानते होंगे। ठीक है, लेकिन साक्ष्य भाई किस में मिला हुआ ये आप यहाँ पे बताइए, तो हम आपको यहाँ पे जाने। ठीक है, तो देखिए साक्ष्य जो आपसे बोला गया है कि सती प्रथा का सर्वप्रथम जो साक्ष्य है वो किस अभिलेख में मिलता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो एरड़ अभिलेख है। ठीक है, एरड़ का जो स्तंभ अभिलेख है ये इसमें जो कि सती प्रथा का यहाँ पे प्रथम यहाँ पे साक्ष्य जो कि मिलता है। ठीक है, एरड़ अभिलेख जो है वो आपका भानुगुप्त जो थे, ठीक है, उन्हीं का यहाँ पे एरड़ अभिलेख है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सती प्रथा का जो साक्ष्य है वो सर्वप्रथम किस अभिलेख में मिलता है, तो एरड़ अभिलेख में मिलता है जो कि भानुगुप्त का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिए गए कि पुलिकली जिसे टाइगर डांस के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए मैं मतलब कि पिछले कुछ क्वेश्चंस को मैं आपको आगे यहाँ पे लाता हूँ ताकि पिछले जो भी मैं आपको बताता चलूँ क्वेश्चन वो आप यहाँ पे भूले ना। ठीक है, आपको वो भी रिवाइज होता चले। तो देखिए अभी मैं आपको पिछले वीडियो में बताया हूँ कि यहाँ पे पुलिकली जो है वो जिसको टाइगर डांस भी कहते हैं वो किस राज्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो पुलिकली आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे पुलिकली जो है वो आपका केरल का यहाँ पे जो कि नृत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पुलिकली जो डांस हो जाएगा वो केरल का यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिए गए कि माता टीला जो जल परियोजना है वो किस नदी पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यूपीपी वालों के लिए। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे माता टीला जो जल परियोजना है वो किस नदी पर बनाया गया। तो ध्यान रखिएगा इसको ताप्ती नदी पर बनाया गया है, जो कि कहाँ पर है भाई, तो उत्तर प्रदेश के अंदर है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी आप नजरअंदाज मत करिएगा। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ 100% एग्जाम में छपने वाले हैं। तो माता टीला परियोजना जो हो जाएगी वो आपका बेतवा नदी पर हो जाएगी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने दिए गए कि इमली में मौजूदा जो अम्ल होता है वो कौन सा होता है। ठीक है, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भी इमली में कौन सा
सा अम्ल या फिर कौन सा एसिड जो है मौजूद होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें टार्टरिक जो एसिड होता है वो आपका इमली में मौजूद होता है। ठीक है, टार्टरिक जो एसिड होता है वो आपका इमली में मौजूद होता है। अगर आपको यहीं पे बोल दे सिट्रिक एसिड, ठीक है, सिट्रिक एसिड की बात करते हैं तो जो नींबू होता है, ठीक है, जो नींबू होता है उसमें आपका सिट्रिक एसिड यहाँ पे उपस्थित होता है। तो दोनों आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिट्रिक एसिड जो हो जाएगा आपका यहाँ पे नींबू में हो जाएगा, और जो टार्टरिक अम्ल हो जाएगा वो आपका जो कि इमली में उपस्थित जो कि हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको कहता हूँ कि आप यहाँ पे कॉपी पेन लेकर के बैठा करिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे कुछ अलग से प्रश्नों को बताता हूँ, तो आप उसको नोट जोर से कर लीजिएगा, और वो भी एग्जाम में पूछे गए हुए प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो आप जरूर से नोट करिए, क्योंकि भाई एक ही वीडियो में बहुत सारे प्रश्नों को तो लाना इम्पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, तो आप उसको नोट जरूर से कर लिया करिए। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे एक और प्रश्न है यहाँ पे कि सिरका, सिरका जो है भाई, अब देखिए सिरका जो है इसमें कौन सा होता है, तो सिरका में कौन सा अम्ल होता है भाई, तो यहाँ पे एसिटिक अम्ल जो होता है वो सिरके में पाया जाता है। ठीक है, एसिटिक जो अम्ल होता है ये भी आप नोट कर लीजिएगा, एसिटिक जो अम्ल होता है वो सिरके में पाया जाता है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने दिए गए, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थली जो है उसको जाना जाता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% छपने वाला प्रश्न है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थली को जाना जाता है। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे 4-5 प्रश्न को बताएंगे, उसको आप नोट जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोला गया कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थली। ठीक है, तो लाल बहादुर, लाल बहादुर से याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए बहादुर है। ठीक है, तो बहादुर भाई जो भी बहादुर होगा भाई उसको विजय तो एकदम पक्का ही होता है, यानी वो जीतेगा पक्का, तो विजय घाट आप यहाँ पे इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि स्थली है उसको हम विजय घाट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं यहाँ पे शक्ति स्थल, जो यहाँ पे शक्ति स्थल यहाँ पे लिखा गया है, ये भाई किसकी समाधि स्थल है, तो ये भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इंदिरा जो गांधी थी, ठीक है, इंदिरा जो गांधी है, इनका यहाँ पे समाधि स्थल हो जाएगा भाई कौन सा, तो शक्ति स्थल हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे आपको बोल देगा चैत्य भूमि, तो चैत्य भूमि आप ध्यान रखिएगा, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो थे, ठीक है, वीवीआर अम्बेडकर, तो इनको आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे चैत्य भूमि जो हो जाएगी वो इनकी समाधि स्थल यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और अगला आपको ऑप्शन दिया गया यहाँ पे अभय घाट। ठीक है, अभय घाट भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे मोरारजी देसाई है, ठीक है, मोरारजी देसाई जो है उनका यहाँ पे समाधि स्थली को भाई क्या कहते हैं, तो अभय घाट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चारों प्रश्न आपको क्लियर हो गए ना। यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री बोलेगा तो बहादुर है, तो भाई विजय प्राप्त करेंगे, विजय घाट हो जाएगा। शक्ति घाट की बात करेंगे तो इंदिरा गांधी हो जाएगा। चैत्य भूमि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का हो जाएगा, और यहाँ पे जो अभय घाट हो जाएगा वो मोरारजी देसाई का यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो चारों प्रश्न आपको नोट कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो किसकी रचना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है किसकी रचना है, तो ध्यान रखिएगा जवाहरलाल नेहरू जी की हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ट्रेन टू पाकिस्तान जो हो जाएगी वो खुशवंत सिंह की हो जाएगी। देखिए आप सभी नोट कर लीजिएगा, खुशवंत सिंह की जो हो जाएगी वो ट्रेन टू पाकिस्तान यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, और भाई गांधी जी की तो भाई आपको पता ही होगा, यहाँ पे जो सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो है वो भी इन्हीं के है। ठीक है, और यहाँ पे हिंद स्वराज भी भाई इन्हीं की है, तो ये तो भाई आपको ध्यान होना ही चाहिए उन पे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने दिए गए, अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है यहाँ पे उसको निर्माण जो है वो किसने करवाया था। ठीक है, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसका निर्माण जो है वो किसने करवाया था, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100 बार से अधिक बार यहाँ पे पूछेगा होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसको किसने बनवाया था, तो आपको ध्यान होगा कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो गंग वंश के जो राजा थे यहाँ पे नरसिंह देव प्रथम जो थे इनके द्वारा यहाँ पे बनवाया गया। ठीक है, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है नरसिंह देव प्रथम के द्वारा यहाँ पे बनवाया गया, जो कि गंग वंश के थे। ठीक है, ये भी आपसे पूछ जाता है कि किस वंश के द्वारा बनवाया गया है, तो गंग वंश आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, गंग वंश। ओके, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने दिए गए 13वां प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि माउंट एवरेस्ट जो ज्वालामुखी है वो कहाँ स्थित है। ठीक है, ये तो भाई अभी हाल ही में चर्चा में भी था और मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ से अभी हाल ही में स्वर्ण उद्गार हुआ है। ठीक है, स्वर्ण उद्गार, ठीक है, स्वर्ण उद्गार हुआ है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। स्वर्ण उद्गार भाई किससे हुआ है, तो माउंट एवरेस्ट जो ज्वालामुखी है इससे हुआ है। और भाई ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे माउंट एवरेस्ट जो है वो अंटार्कटिका महाद्वीप पे है, इसको ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके एग्जाम में छपेगा। ठीक है, 100% छपेगा, नोट जरूर से कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चलिए इसमें आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो इरेबस हो जाएगा वो अभी हाल ही में इसमें स्वर्ण उद्गार हुआ है करंट की दृष्टि से, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अंटार्कटिका भाई अभी हाल ही में चर्चा में भी है, 46वीं जो बैठक हुई है अंटार्कटिका की वो आपका कोच्चि में, यानी भारत के जो कोच्चि है यहाँ पे जो केरल में वहाँ पे संपन्न हुई है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको भी। अगला प्रश्न आपके सामने दिए गए, पर्वतों के अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, पर्वतों के अध्ययन जो है उसको क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, पर्वतों का जो अध्ययन होता है उसको हम ओरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, पर्वतों का जो अध्ययन होता है ओरोलॉजी कहलाता है। अब यहीं पे आप 2-3 बात और नोट कर लीजिएगा। न्यूमिस्मेटिक की बात करते हैं तो सिक्कों का अध्ययन हो जाएगा। ठीक है, न्यूमिस्मेटिक की बात करते हैं तो सिक्कों का अध्ययन, देखिए आपको हर वीडियो में बताता चलता हूँ ताकि आपके एकदम दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा किसी न किसी एग्जाम में फंस ही जाते हैं। ठीक है, ऑन्कोलॉजी की बात करते हैं तो अभी हाल ही में चर्चा में कैंसर, ठीक है, तो कैंसर से संबंधित हो
हो जाएगा, ठीक है, कैंसर से संबंधित हो जाएगा। ऑर्निथोलॉजी की बात करते हैं तो ऑर्निथोलॉजी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ऑर्निथोलॉजी भाई किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा इसको, पक्षी जो होते हैं, ठीक है, पक्षियों से यहाँ पे संबंधित है भाई कौन, तो पक्षी से संबंधित है ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी के सभी। अगर आप प्रश्न के सामने दिए गए रेशम जो खेती होती है, ठीक है, रेशम की जो खेती होती है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये भी, रेशम की जो खेती होती है उसको क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा रेशम की जो खेती होती है उसको सेरिकल्चर कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे 2-3 प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे एंटेमोलॉजी, ठीक है, एंटेमोलॉजी की बात करते हैं तो कीट के जो अध्ययन होता है, ठीक है, कीटों का जो अध्ययन होता है वो एंटेमोलॉजी कहलाता है। हर्पेटोलॉजी की बात करते हैं जो सरीसृप होते हैं, ठीक है, सरीसृप, सरीसृप अर्थात जो रेंगने वाले जो जीव होते हैं उनका अध्ययन जो होता है वो सरीसृप का अध्ययन जो होता है वो हर्पेटोलॉजी यहाँ पे कहलाता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया कि किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, ठीक है, तो ये तो भाई एकदम इजी प्रश्न है और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। किसी भी भारतीय राज्य की प्रथम जो महिला राज्यपाल थी वो कौन थी, तो ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा भाई प्रथम राज्यपाल भाई कौन था, तो सरोजनी नायडू ही थी, और जो कि उत्तर प्रदेश की थी, और ये अगर आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। राज्यपाल जो थी वो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की, यहाँ पे कौन था भाई, तो यहाँ पे सरोजनी नायडू यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे बात की जाएगी सुचेता कृपलानी की, तो यहाँ पे प्रथम जो कि उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया कि कौन सा ग्रंथ जो है वो कश्मीर के राजाओं के इतिहास के बारे में यहाँ पे संबंधित है, ठीक है, यानी कौन सा ग्रंथ जो है, ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो कश्मीर के इतिहास के बारे में यहाँ पे हमको बताता है, ठीक है, ये आपको यहाँ से पूछा गया है। तो कश्मीर के इतिहास के बारे में भाई कौन सा ग्रंथ बताता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कलहन का जो राज तरंगिनी है, ठीक है, कलहन की जो राज तरंगिनी है इसी में हमको पता चलता है यहाँ पे जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में, ठीक है, जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में कलहन की जो राज तरंगिनी है इसके बारे में हमको पता चलता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा राज तरंगिनी में यहाँ पे कश्मीर के यहाँ पे इतिहास के बारे में हमको पता यहाँ पे चलता है, ठीक है। ये बात कर लीजिए किताबुल रेहला जो हो जाएगा, रेहला भाई आपको पता होगा, रेहला जो है वो इब्न बतूता का हो जाएगा, ठीक है, इब्न जो बतूता थे, ठीक है, इब्न बतूता जो है, बतूता वो इनके यहाँ पे रेहला हो जाएगी, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। और किताबुल हिंद की बात करते हैं तो जो अल बरूनी थे वो उनकी जो किताबुल हिंद हो जाएगी अल बरूनी की, ठीक है। और यहाँ पे और पद्मावत भाई आपको पता ही होगा मलिक मोहम्मद जैसी की हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए सभी मैं प्रश्न आपको बताता रहा हूँ, इसमें आप नोट जरूर से कर लीजिए, देखिए मैं इसीलिए आपको बताया हूँ, पहले आप कॉपी पेन लेकर जरूर से बैठिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि भीतरी गाँव जो है वो मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह। अगर आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको नोट जरूर से कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको कई बार इसको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ उत्तर प्रदेश में स्थित है, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में भी भाई कहाँ पे स्थित है, तो ध्यान रखिएगा कानपुर में स्थित है, ठीक है, कानपुर में यहाँ पे स्थित है भाई कौन सा, तो यहाँ पे भीतर गांव का मंदिर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया देहिंग पटकई जो है वो वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में, ठीक है, देहिंग पटकई जो है वन्य जीव अभ्यारण्य वो है वो किस राज्य में, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देहिंग पटकई वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो आपको बताना है, तो ये अभी नवीनतम जो कि राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य बना हुआ है देहिंग पटकई, तो देहिंग पटकई जो आपका असम में हो जाएगा, ठीक है। देहिंग पटकई भाई अब जो वन्य जीव अभ्यारण्य है अभी हाल ही में यहाँ पे नवीनतम जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो बना हुआ है वो आपका देहिंग पटकई हो जाएगा, जो कि आपका असम में यहाँ पे स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने दी गया, अगला प्रश्न के सामने बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा जो है उसकी लंबाई कितनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी, सबसे अधिक जो लंबाई है यानी बांग्लादेश की लंबाई जो है वो भारत के साथ सबसे अधिक जो सीमा बनाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा बांग्लादेश जो है वो भारत के साथ यहाँ पे सबसे अधिक सीमा पे बनाती है, ठीक है, यहाँ पे जो है बांग्लादेश ये सबसे ज़्यादा सीमा जो बनाती है वो भारत से ही बनाती है। तो ध्यान रखिएगा भारत से सबसे अधिक सीमा बनाने वाला जो देश है वो कौन सा है, तो बांग्लादेश है। भाई कितनी बनाती है ये भी आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 4096 जो किलोमीटर है इतना जो कि बनाता है, ठीक है। तो 4096 किलोमीटर जो है वो बांग्लादेश की जो सीमा है वो भारत से यहाँ पे लगती है। तो क्लियर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% एकदम छपने वाला प्रश्न है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये भी पूछ देता है कि भाई कौन कौन से स्टेट जो है उससे लगते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जैसे इसमें मिजोरम हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, असम हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे मेघालय हो जाएगा, और यहाँ पे पश्चिम बंगाल, तो ये सभी जो 5 जो राज्य है वहाँ पे उससे लगते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वो भी। अगला प्रश्न आपके सामने दिया रघुवंशम जो है वो संकलन जो है वो किसका है, ठीक है। तो अब देखिए हाल ही में अभी यहाँ पे अयोध्या मंदिर जो यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, अयोध्या मंदिर में भाई राम का यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पे किया गया है, ठीक है। अयोध्या मंदिर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, जो कि अयोध्या में जो आपका राम मंदिर बना हुआ है, और रघुवंशम जो है वो उन्हीं से संबंधित है, यानी रघुवंशम में यहाँ पे राम जी को ही कहा जाता है, ठीक है। तो रघुवंशम भाई जो है वो किसके यहाँ पे संकलन है ये आपको बताना है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, यह कालिदास का संकलन है, ठीक है। रघुवंशम जो है भाई किसके संकलन है, तो यहाँ पे कालिदास का संकलन हो जाएगा, 100% एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 100% एकदम छपने की इसकी गारंटी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया
मुद्रा राक्षस जो है वो उसके लेखक जो है वो कौन है, ठीक है। मुद्रा राक्षस के लेखक जो है वो कौन है, तो ध्यान रखिएगा मुद्रा राक्षस जो है वो किसके भाई, तो विशाख दत्त की यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। मुद्रा राक्षस जो जाएगी वो आपका विशाख दत्त की यहाँ पे पुस्तक यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो हरिशन की भाई बात करते हैं, तो हरिशन का भाई क्या है, तो हरिशन की जो है वो आपका यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हरिशन की भाई प्रयाग प्रशस्ति हो जाएगी, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरिशन भाई किसके जो दरबारी कवि थे, तो ध्यान रखिएगा समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। और हर्षवर्धन की भाई मैं आपको बताता चलता हूँ, नाटक इनके हैं दो सबसे महत्वपूर्ण, रत्नावली और प्रियदर्शिका जो हो जाएंगी, वो आपका इनके दो जो कि नाटक हो जाएंगे, रत्नावली और यहाँ पे प्रियदर्शिका, ठीक है। दोनों आपका यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सभी आपको यहाँ पे क्लियर करने हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, विश्व हिंदी दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी विश्व हिंदी दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा विश्व हिंदी दिवस जो है वो आपका यहाँ पे 10 जनवरी को यहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है। अब यहीं पे आपको बोल देगा विश्व न लगा के, या मान लीजिए विश्व को नहीं लगाया, केवल बोल दे हिंदी दिवस या फिर राष्ट्रीय हिंदी दिवस बोल दे, तो आपको यहाँ पे 14 सितंबर को यहाँ पे मारना है, ठीक है। तो अगर बोलेगा केवल विश्व हिंदी दिवस, तो आपको यहाँ पे 10 जनवरी मारिएगा, लेकिन बोलेगा केवल यहाँ पे राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो आपको यहाँ पे 14 सितंबर को ही यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं 18 अप्रैल, 18 अप्रैल को आपको यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज डे या फिर विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। विश्व विरासत दिवस जो कि अभी हाल ही में जो हमारा 42वां जो हेरिटेज बना है, ठीक है, विश्व विरासत दिवस, ठीक है, यानी जो हमारा 42वां अभी हेरिटेज बना है, ठीक है, 42वां आपका जो होयसल मंदिर है जो आपका कर्नाटक में स्थित है, ठीक है, वो अभी हाल ही में 42वां जो है वो आपका जो यूनेस्को में यहाँ पे शामिल हुआ है, ठीक है, यानी विश्व विरासत यहाँ पे बना हुआ है, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ पे 23 अप्रैल को यहाँ पे भी जो बुक्स एंड कॉपीराइट डे होता है वो आपका यहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, माउंट डेनाली या फिर माउंट मैकिनले जो है वो कहाँ पे स्थित है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दोनों प्रश्न जो है वो एक ही है, माउंट डेनाली बोल दे या फिर माउंट मैकिनले बोल दे, ठीक है, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों के दोनों उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, ठीक है, जो कि अलास्का जो है, ठीक है, अलास्का जो है, अलास्का वहाँ पर यहाँ पे स्थित हो जाएगा, ठीक है, अलास्का में यहाँ पे स्थित हो जाएगी, बात कौन सा, तो यहाँ पे माउंट डेनाली या फिर माउंट मैकिनले, दोनों बात एक ही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी आपका जो किलिमंजारो जो हो जाएगी, ठीक है, वो इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये अभी इसको आप ध्यान रखिएगा, तो ये दोनों प्रश्न आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने दिए गए, अगला प्रश्न आपके सामने है कि यूरोप की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है, तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी की बात की गई है, ठीक है। तो आपको ध्यान होगा कि यूरोप की सबसे जो ऊंची चोटी है वो माउंट एल्ब्रूस हो जाएगी, जो कि काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, यानी यूरोप में ही जो काकेशस पर्वत है, ठीक है, काकेशस जो पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी भाई कौन सी हो जाएगी, तो आपका माउंट एल्ब्रूस हो जाएगी, जो कि आपका जो यूरोप है और एशिया के बीच में यहाँ पे स्थित है, ठीक है, माउंट एल्ब्रूस, ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। माउंट किलिमंजारो अभी मैंने आपको बताया कि अफ्रीका की हो जाएगी सबसे ऊंची चोटी। माउंट विल्सन मैसी अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने दिए कि माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली प्रथम महिला जो है वो कौन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली महिला, ध्यान से प्रश्न को सुनिएगा तभी आप इसको उत्तर दे पाएंगे, ठीक है। पहली महिला यहाँ पे पूछे गए, ठीक है, महिला के बारे में बात करना है, तो पहली जो महिला थी वो कौन थी भाई, तो यहाँ पे जुंको तेवई जो थी वो पहली महिला थी माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली, ठीक है। लेकिन अगर वैसे ही आपको बोल देगा कि सबसे पहले जो माउंट एवरेस्ट को फतेह जो है वो किसने किया था, तो केवल अगर वैसे ही आपको बोल देगा ना, तो आपको एडमंड हिलेरी हो जाएगा, जो कि आपको ध्यान होगा कि 29 मई, ठीक है, 29 मई 1961 है, 29 मई जो आपका 1953 है, ठीक है, 1953 में पहली बार यहाँ पे जो एडमंड हिलेरी और जो तेंजिंग नार्वे हैं उन्होंने यहाँ पे पहली बार यहाँ पे जो कि माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, ठीक है। तो 29 मई यहाँ पे डेट पूछ देगा कि कब भाई यहाँ पे माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है, तो यहाँ पे 29 मई को मनाया जाता है। और बोल देगा कब उन्होंने फतेह किया, तो 1953 में। और यहाँ पे बोल देगा कौन किसने सबसे पहले फतेह किया, तो एडमंड हिलेरी और यहाँ पे तेंजिंग नार्वे, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे पूछेगा कि माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली प्रथम महिला, तो महिला जब आपको लगा देगा ना, तो यहाँ पे जुंको तवई जो हो जाएंगी वो पहला महिला हो जाएंगी, ठीक है। अब आपको यहाँ पे और यहाँ पे प्रश्नों को नोट कर लेना है, कॉपी पेन लिए होंगे तो, ठीक है। और यहाँ पे आपका दिया है बछेंद्री पाल, तो बछेंद्री पाल आप नोट जो कर लीजिएगा, बछेंद्री पाल जो है वो प्रथम जो कि पुरुष हो जाएंगे, ठीक है, जो कि माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले हैं, ठीक है। या प्रथम भारतीय हैं जो कि माउंट एवरेस्ट को फतेह किए थे, और ये पुरुष में हो जाएंगे और ये महिला में हो जाएंगी जुंको तवई, ठीक है। और संतोष यादव जो हो जाएंगे वो माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह करने वाले यहाँ पे माने जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये सारे प्रश्नों को आपको नोट जरूर से कर लेना है, ठीक है। देखिए आपका माउंट एवरेस्ट है उससे प्रश्न अलग से आपका नहीं आएगा, ठीक है, जितना मैं आपको बताया हूँ उतना ही आपको प्रश्न उससे उसके आने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा उस सबको। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे स्थित है, ध्यान रखिएगा काजीरंगा नेशनल पार्क जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो आपका असम में स्थित है, और ये एक सिंह के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक सिंह के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। एक सिंह जो है उसे गैंडे के लिए, एक सिंह के गैंडे के लिए, गैंडा के लिए आपको यहाँ पे प्रसिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो एक सिंह के गैंडे के लिए कौन सा भाई, तो काजीरंगा नेशनल पार्क यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने दिए
केचुआ का पालन जो है वो क्या कहलाता है, ठीक है। तो केचुआ का जो पालन होता है वो क्या कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा वर्मी कल्चर जो है वो केचुआ का पालन यहाँ पे कहलाता है, ठीक है। केचुआ पालन जो है वो वर्मी कल्चर कहलाता है। अब यहीं पे आप दो तीन बात को और ध्यान रखिएगा यहाँ पे। पीसी कल्चर की बात करते हैं तो मछली का अध्ययन, ठीक है। मछली का अध्ययन, ठीक है भाई। पीसी जो होते हैं यानी पीसी जो होता है वो तो भाई जल में ही पाया जाता है, तो जल से आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे। पीसी से याद रखिएगा मछली का, ठीक है। मछली से याद रखिएगा पीसी कल्चर, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोनों। हर्पेटोलॉजी सरीसृप हो जाएगा, ठीक है। और हॉर्टिकल्चर जो हो जाएगा, हॉर्टिकल्चर जो है आपको बागवानी से संबंधित यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया विश्व कैंसर दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा इसको। विश्व कैंसर दिवस 100% आपके एग्जाम में छपने वाला है। विश्व कैंसर दिवस जो को मनाया जाता है तो यहाँ पे 4 फरवरी को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। और यहीं पर हम बात करते हैं कि यहाँ पे देखिए यहीं पे आपका दिया हुआ है यहाँ पे 15 जनवरी, ठीक है। तो 15 जनवरी को आपको ध्यान होगा कि जो थल सेना जो दिवस होता है, ठीक है, थल सेना जो दिवस होता है वो 15 जनवरी को यहाँ पे मनाया जाता है। और यहीं पे बात कर लेते हैं यहाँ पे जो 16 मई है, ठीक है। तो 16 मई को आपको डेंगू दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। 16 मई आपको डेंगू दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोनों प्रश्न, तीनों प्रश्न आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने दिए गए तीसरा, सेम्पेन जो जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है, ठीक है। सेम्पेन जनजाति जो है वो पाई जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह। अभी हाल ही में इन्होंने वोटिंग भी किया है, ठीक है। सेम्पेन जनजाति जो है इन्होंने अभी हाल ही में वोटिंग भी किया है, इसलिए आपका करंट की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह। अगर आपको हाल ही में यूपीपी या फिर आरपीएफ कांस्टेबल या फिर एसएससी कोई एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप नोट जो कर लीजिए इसको। सेम्पेन जो जनजाति है हाल ही में भी इन्होंने वोट दिया है, ठीक है, इसलिए चर्चा में भी है। ध्यान रखिएगा ये अंडमान और निकोबार में यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। अंडमान निकोबार में सेम्पेन जनजाति जो है वो पाई जाती है, ठीक है। सेम्पेन के अलावा वहाँ पे सेंटेलिज भी है, ठीक है। और यहाँ पे जो निकोबारी जो जनजाति होती है वो भी आपको वहीं पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो सभी ध्यान रखिएगा, मैं आपको हर वीडियो में बताया करता हूँ ताकि आपको नोट मतलब कि तुम दिमाग में छप जाए, ठीक है। अगला प्रश्न के सामने दिए गए कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है वो 21 फरवरी को मनाया जाता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पे जो 21 फरवरी आपका हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे 16 जनवरी। तो 16 जनवरी को आपका स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। स्टार्टअप डे जो है वो आपका 16 जनवरी को यहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका 22 मार्च जो है वो आपका जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो जल दिवस के रूप में यहाँ पे 22 मार्च को, 16 जनवरी को स्टार्टअप डे और यहाँ पे 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नोट जो इसका लिखा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% एकदम छपने वाले प्रश्न है, ठीक है। ये 100% आपके छपने वाले हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 21 फरवरी आपको करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने दिए गए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत जो है वो कब किया। देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, आपको सभी को पता होगा कि राजा राम मोहन राय ने भाई सती प्रथा का अंत किया है, लेकिन भाई कब किया है ये भी तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। पिछले ईयर में भी पूछा गया कि सती प्रथा का जो अंत है वो कब हुआ था। तो ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सती प्रथा का जो अंत है वो आपका यहाँ पे जो 1828 में 1829 में जो कि सती प्रथा का यहाँ पे अंत जो कि किया गया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत यहाँ पे किया गया था, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा सती प्रथा का जो अंत है वो 1829 ईस्वी में यहाँ पे किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिए गए हैं यहाँ पे कि द विनर ऑफ माइंडसेट, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखिएगा इसको। द विनर ऑफ माइंडसेट की अगर हम बात करते हैं तो भाई ये किसकी आत्मकथा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आत्मकथा नहीं, वैसे विनर ऑफ माइंडसेट जो है वो किसकी रचना है ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो विनर ऑफ माइंडसेट जो है वो किसकी रचना, ध्यान रखिएगा इसको, सेन वाटसन के यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सेन वाटसन की विनर ऑफ माइंडसेट हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करते हैं यहाँ पे द रेस ऑफ माई लाइफ भाई किसकी हो जाएगी, तो द रेस ऑफ माई लाइफ की बात करते हैं तो द रेस ऑफ माई लाइफ यहाँ पे मिल्खा सिंह की हो जाएगी, क्योंकि रेस में भाई यही सबसे तेज दौड़ रही थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा मिल्खा सिंह की यहाँ पे द रेस ऑफ माई लाइफ, सेन वाटसन की यहाँ पे द विनर ऑफ माइंडसेट, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया कि किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा मिले, ठीक है। किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला। तो ध्यान रखिएगा सिक्किम आपको पता होगा कि यहाँ पे 16 मई, ठीक है, 16 मई, ठीक है, 16 मई और यहाँ पे 1975 में यहाँ पे राज्य बनता है, ठीक है। 22वां हमारा राज्य बनता है। और ये भाई किस संविधान संशोधन के तहत यहाँ पे बनता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे 36वां जो अमेंडमेंट था, ठीक है, संविधान संशोधन था, इसके तहत यहाँ पे सिक्किम जो है आपका यहाँ पे राज्य यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। 22वां राज्य बनता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया कि भाई कौन सा राज्य बना है सिक्किम, तो कौन सा वाला है, तो भाई 22वां यहाँ पे राज्य यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। ध्यान रखिएगा और ये डेट भी यहाँ पे एग्जाम में पूछ जाता है, तो दो तीनों प्रश्न आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये तीनों, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने दिए कि भरतनाट्यम और कथक से संबंधित भाई कौन है। तो भरतनाट्यम और कथक जो नृत्य से संबंधित भाई कौन है, ध्यान रखिएगा कथक से बोला गया है, ठीक है। यहाँ पे भरतनाट्यम और कथक, देखिए मैं आपको हर वीडियो में बताया करता हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। भरतनाट्यम और कथक से संबंधित भाई कौन है, तो कथक यहाँ पे लगा दिया ना, तो यामिनी कृष्णमूर्ति हो जाएंगी। और यहीं पे आपको यहाँ पे ओडिसी लगा देगा, ठीक है, ओडिसी, ओडिसी, ठीक है, यानी जो कि भरतनाट्यम और यहाँ पे जो ओडिसी जो नृत्य है उससे संबंधित भाई कौन है, तो सोनल मानसिंह यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। ओडिसी लगाया गया तो मानसिंह लगा दीजिएगा, और यहाँ पे केवल कथक बोल देगा और भरतनाट्यम तो
तो यामिनी कृष्ण मूर्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, लक्ष्मी महाराज आपके लखनऊ घराने से संबंधित यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने दिए गए, सेला सुरंग जो है कहाँ पे स्थित है, हाल ही में भाई अभी ये बना हुआ है सेला सुरंग, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए सेला सुरंग भाई अभी हाल ही में कहाँ में बना है, तो अरुणाचल प्रदेश में बना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश, और ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिए गए, कैंसर का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100 बार एग्जाम में पूछा होगा, और ये आपके हाल ही में आपको चर्चा में भी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 100% आपके छपने वाले प्रश्न है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कैंसर का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा ऑन्कोलॉजी जो है वो कैंसर का अध्ययन यहाँ पे कहलाता है। और बात की जाए यहाँ पे कैस्कोग्राफ, तो नोट जोड़ कर लीजिएगा, कैस्कोग्राफ जो है वो पौधों में वृद्धि का जो मापन होता है वो कैस्कोग्राफ कहलाता है। न्यूमिस्मेटिक की बात करते हैं तो न्यूमिस्मेटिक जो होता है वो सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। एपिग्राफी जो है वो अवशेषों का अध्ययन यहाँ पे कहलाता है। ठीक है, तो एपिग्राफी अवशेषों का अध्ययन यहाँ पे कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है को मनाया जाता है, तो यहाँ पे 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ पे आपको बोल देगा कि राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप मतलब कि राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा 13 फरवरी को। ठीक है, 13 फरवरी को, 13 फेब को यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के यहाँ पे राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोनों प्रश्न आपको नोट कर लेना है। राष्ट्रीय महिला दिवस बोलेगा तो 13 फरवरी, क्योंकि इस दिन जो सरोजनी नायडू थी उनका यहाँ पे जन्म यहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोनों प्रश्नों को। और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय, और यहाँ पे आपको बोल देगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय वाला 8 मार्च को यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो सभी बातों को आपको नोट करना है, एग्जाम में 100% आपके छपने वाले प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने दिए गए कि जो लूनर जो कास्टिक जो है उसका मतलब किस रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, जो लूनर जो कास्टिक है उसको किस रूप में जाना जाता है, तो इसका आपको नाम बताना है, रासायनिक नाम। ठीक है, तो लूनर जो कास्टिक होता है उसको हम सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। ठीक है, AgNO3 जो होता है इसका फॉर्मूला, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, AgNO3 जो होता है उसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा लूनर कास्टिक जो हो जाएगा AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के रूप में हम इसको जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न के सामने दिए गए कि जल का अधिकतम जो घनत्व होता है वो किस ताप पर होता है। ठीक है, जल का जो अधिकतम घनत्व होता है वो किस ताप पर होता है, तो ध्यान रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व जो होता है वो सबसे अधिकतम होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए कि भारत राष्ट्रीय राष्ट्रपति जो होते हैं वो मतलब कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध जो है वो चुने गए थे वो कौन है। ठीक है, आपको ये बताना है कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं, यानी बिना किसी विरोध के यहाँ पे चुने गए हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना है, तो ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नीलम संजीव रेड्डी जो है वहाँ पे निर्विरोध चुने गए हैं, और ये निर्विरोध चुने गए हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा यह राष्ट्रपति तो थे ही और साथ में प्रधानमंत्री भी यहाँ पे रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति के साथ साथ प्रधानमंत्री भी यहाँ पे रहे हैं, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, तो यहाँ निर्विरोध चुने गए हैं, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो स्थापित हुआ था। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो स्थापित हुआ था, ये तो भाई सभी को पता है कि जिम कॉर्बेट भाई उत्तराखंड में आपका स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड में आपका स्थित है, और इसका जो नाम है अभी हाल ही में रामगंगा जो नदी है उसके नाम पर यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, लेकिन आपको बताना है किस वर्ष स्थापित हुआ था, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो 1936 आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, 1936 में यहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना यहाँ पे की गई है। ठीक है, यहाँ पे इसका सबसे पुराना नाम जो था वो हेली पार्क था। ठीक है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। द्रव को नापने के लिए या फिर मापने के लिए कौन से उपकरण का यहाँ पे प्रयोग किया था। ठीक है, तो द्रव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया था, यह कम से कम एग्जाम में 50 से अधिक बार यहाँ पे पूछा गया और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अधिकतर बच्चे इसको गलती करके आते हैं। ठीक है, यहाँ पे अधिकतर बच्चे इसको गलती करके आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे द्रव का जो घनत्व होता है उसको मापने के लिए पिक्नोमीटर का यहाँ पे प्रयोग जो किया था। ठीक है, पिक्नोमीटर का प्रयोग जो होता है वो यहाँ पे जो द्रव का घनत्व होता है उसको मापने के लिए किया था। ठीक है, यहाँ पे अगर यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे वायु का जो मतलब वायु को जो मापने के लिए उसका प्रयोग किया था यहाँ पे एनीमोमीटर। ठीक है, वायु को मापने के लिए एनीमोमीटर, ठीक है, के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग यहाँ पे किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न के सामने दिया कि तम्बाकू निषेध दिवस जो है को मनाया जाता है। ठीक है, तो तम्बाकू निषेध दिवस के बारे में बात करते हैं। तो तम्बाकू निषेध अभी हाल ही में देखेंगे तो भाई कई जगह पे तम्बाकू जो है वहाँ पे उनके लिए अवार्ड भी दिया है, यानी तम्बाकू को बैन करने के लिए अवार्ड भी मिला है। जैसे उड़ीसा हो गया। ठीक है, उड़ीसा में अभी हाल ही में मिला हुआ है। ठीक है, तेलंगाना में भी मिला हुआ है। ठीक है, तेलंगाना को भी मिला हुआ है अभी हाल ही में। जो धूम्रपान है यानी जो तम्बाकू है उसको रोक लगाने के लिए, ठीक है, इनको अभी हाल ही में यहाँ पे अवार्ड भी दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह 100% एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तम्बाकू जो निषेध दिवस है वो भाई कब मनाया जाता है, तो यहाँ पे 21 जो मई है तम्बाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तम्बाकू निषेध जो निषेध दिवस है यानी तम्बाकू निषेध दिवस जो है वो 31 मई को यहाँ पे मनाया जाता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह। ठीक है, अब आपका आगे यहाँ पे 5 जो करंट अफेयर्स से प्रश्न है जो कि आपके किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो 100% आपके एग्जाम में यहाँ पे छपने वाला प्रश्न है, नोट जोर से कर लीजिएगा। और ये सभी
आपको करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। लोकतंत्र में जो 100 जो 67 जो देश शामिल हैं उसमें भारत की रैंक जो है वो कितनी है, ठीक है। यानी लोकतंत्र में जो 167 जो देश हैं उसमें भारत की रैंक आपसे पूछी गई तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान रखिए भारत की जो रैंक है भाई कितनी होती है 41 जो हो जाएगी, यानी 14th एंड फर्स्ट जो आपकी रैंक हो जाएगी वो आपका यहाँ पे लोकतंत्र में हो जाएगी, ठीक है। बात करते हैं पर्यटन में आपका 39 हो जाएगा, ठीक है। चार बात करते हैं तो चार आपका भाई किस में हो जाएगा, तो आपका जो फायर पावर इंडेक्स है उसमें हो जाएगा, ठीक है। शेयर मार्केटिंग हो जाएगा उसमें भी हो जाएगा, ठीक है। 93 की बात करते हैं तो भ्रष्टाचार हो जाएगा, ठीक है। भ्रष्टाचार जो हो जाएगा भ्रष्टाचार उसमें आपका हो जाएगा यहाँ पे 93, ठीक है, यानी 93। तो यहाँ पे सभी आपको ध्यान रखना है, नोट जोर से कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अगला प्रश्न के सामने दिया कि 77वां जो कांस फिल्म फेस्टिवल है उसमें ग्रैंड प्रिंस पुरस्कार जो है किसे दिया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100% मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके एग्जाम में छपेगा क्योंकि ये पहली बार हुआ है इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। 77वां जो कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ है उसमें ग्रैंड प्रिंस जो पुरस्कार है वो किसको दिया गया है, ठीक है। तो ग्रैंड प्रिंस पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा ग्रैंड प्रिंस जो पुरस्कार है वो का पायल पवाड़िया जो है उनको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। पायल पवाड़िया को यहाँ पे ग्रैंड प्रिंस पुरस्कार यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न के सामने दिया गया कि हाल ही में लॉन्च जो वसारोद है वो क्या है, ठीक है। तो वसारोद आपको ध्यान होगा कि वसारोद जो है वो एयरक्राफ्ट है, यानी कम दूरी का, यानी मतलब कि एक वायुयान कह लीजिए, ठीक है, जो कि कम दूरी का है। यहाँ पे जैसे समर हमारा एक लंबी दूरी का है, ठीक है। समर भी हमारा देखिए दो हमारे वायु क्राफ्ट है, एक समर है, ठीक है, एक समर है और यहाँ पे अब एक हमारा यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे एक समर है और एक हमारा वसारोद है। समर जो है वो लंबी दूरी की हो जाएगी, ठीक है, और वसारोद जो है वो कम दूरी की हो जाएगी, यानी दोनों हमारे एयरक्राफ्ट है जो कि हवाई लड़ाकू विमान कह लीजिए इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा वसारोद भाई कौन सा है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा यहाँ पे कम दूरी का यहाँ पे एयरक्राफ्ट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। कम दूरी का यहाँ पे एयरक्राफ्ट भाई कौन सा जगह, तो वसारोद यहाँ पे हो जाएगा। ये पे आप नोट कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कम दूरी का जो लंबी दूरी की रिवाल्वर हो जाएगी आपका प्रबल हो जाएगा, ठीक है। प्रबल आपका लंबी दूरी की रिवाल्वर हो जाएगी। असॉल्ट राइफल जो हो जाएगा वो भी कौन सा जगह, तो उग्रम जो हो जाएगा वो आपका असॉल्ट राइफल हो जाएगा। अगर ये पे बात करते हैं यहाँ पे पोर्टेबल ब्रिज, तो आपका पोर्टेबल ब्रिज भाई कौन सा जगह, तो सर्वत्र जो हो जाएगा वो पोर्टेबल ब्रिज आपका यहाँ पे हो जाएगा। ये आपका 100% एग्जाम में छपने वाला है, किसी न किसी एग्जाम में ये छपेगा जरूर, ठीक है। पोर्टेबल ब्रिज सर्वत्र, यानी इसको कहीं भी ले जाके ब्रिज को बना सकते हैं, ठीक है। तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने दिखे, अगला प्रश्न आपके सामने है कि देखिए ये भी हमारा वैसे ही प्रश्न पूछा गया जैसे हमारा ऊपर हमें पूछा गया था 77वां जो कांस फिल्म फेस्टिवल है उसमें। और देखिए यहाँ पे अनसर्टेन यहाँ पे रिगार्ड ऑफ पुरस्कार यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। अनसर्टेन रिगार्ड जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनसर्टेन जो रिगार्ड अगर आपको बोल देगा तो ध्यान रखिएगा अनुसुईया जो सेन है, ठीक है, अनसर्टेन जो रिगार्ड है वो इनको यहाँ पे दिए गए, ठीक है। अनसर्टेन रिगार्ड अगर बोल देगा तो यहाँ पे अनसर्टेन रिगार्ड अगर बोलेगा तो अनुसुईया सेन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका ग्रैंड प्रिंस पुरस्कार बोल देगा तो आपका यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे पायल पवाड़ी यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि आरती जो है इनकी जो पिंक रिक्शा है उसको लेकर के लंदन में पहुंच गई थी जिसके कारण उनको यहाँ पे सम्मानित भी किया गया था, ठीक है। तो वो भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न के सामने दिए गए हाल ही में इनसेट जो 3D यस है उसको मौसम उपग्रह है या इसको किससे लॉन्च किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनसेट जो 3D यस है वह एक मौसम उपग्रह है, उसको अभी हाल ही में लॉन्च किए गए। किससे लॉन्च किए गए, तो ध्यान रखिएगा GSLV जो F14 है इससे इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। GSLV F14 से इसको लॉन्च किए गए। और बात करते हैं यहाँ पे फाल्कन 9 से भाई कौन सा लॉन्च किए गए, तो GSAT-20 जो है, ठीक है। GSAT जो 20 है, GSAT-20 जो है उसको फाल्कन 9 से यहाँ पे रॉकेट से लॉन्च किए गए जो कि अमेरिका की कंपनी है, ठीक है। और PSLV 57 से बात की जाए तो जो आदित्य आपका L1 जो मतलब कि जो आपका सूर्य के लिए जो कमीशन छोड़ा गया था, ठीक है, आदित्य L1 उसको यहाँ पे इससे छोड़ा गया था C57 से। बात करते हैं PSLV C58 से, C58 से बात करते हैं तो जो एक्सपो सेट है, ठीक है, एक्सपो सेट जो है वो आपका इससे यहाँ पे लॉन्च किया गया है, ठीक है। एक्सपो सेट जो है वो आपका यहाँ पे C58 से यहाँ पे लॉन्च जो कि किया गया है। तो सभी के सभी यहाँ पे प्रश्न जो मैं आपको बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, नोट जरूर से कर लीजिएगा। लास्ट प्रश्न और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक जो है 2024 में यहाँ पे कहाँ पे होगा, इसका मेजबान देश जो है वो कौन सा है ये आपको हमें बताना है, ठीक है। तो मेजबान देश आपसे पूछा गया तो देश की बात करते हैं तो देश जो जगह आपको फ्रांस हो जाएगा। और फ्रांस के भाई होगा कहाँ पे, तो पेरिस में यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। फ्रांस के पेरिस में आपका यहाँ पे होगा भाई कौन सा, तो जो ग्रीष्मकालीन ये ओलंपिक होता है, ठीक है। एक शीतकालीन भी होता है, ग्रीष्मकालीन भी होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोनों में, यहाँ पे पेरिस ओलंपिक जो है ग्रीष्मकालीन वाला है और ये 2024 में यहाँ पे जो फ्रांस के पेरिस में होगा इसका मेजबान जो होगा वो फ्रांस होगा। और यहाँ पे बात कीजिए कि 28 वाला, ठीक है, 2028 में भी भाई होने वाला है। तो 2028 में भाई कौन सा जगह, तो आपका यहाँ पे लॉस एंजल्स जो कि अमेरिका के अंदर यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो मैं आपको प्रश्न में बताया हूँ
सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया आपके आगे आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो ना, अगर आपको लगे कि हाँ भाई इससे प्रश्न जो है वो आने वाली आगामी परीक्षाओं में फंस सकते हैं 100%, तो आप वीडियो को एक लाइक जोर से कर दीजिएगा। और एक लाइक से भाई आपको हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा है और हमको और भी बेहतर तरीके से पढ़ा पाते हैं, ठीक है। और आपके लिए और भी ऐसे ही 50 प्रश्नों की श्रृंखला को जो कि लेकर के आएंगे, ठीक है। और ऐसे ही जो 50 से भी अधिक बारे में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल कॉल पर जो है क्लिक कर देना है, ठीक है। क्योंकि जब हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपका सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। देखिए 7 से 8 बजे शाम को आपको यहाँ पे जो वीडियो है वो आपको मिल जाती है, ठीक। तो बस आज की इस वीडियो में इतना रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड जय हिंद, वंदे मातरम।